आज हम नई कविता की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे कि नई कविता किन परिस्थितियों में आई, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उसके आने के पीछे क्या क्या कारण रहे या परिस्थितियां रही। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सन 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई है। ये इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती है। यथा प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। दूसरी ओर डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए इसके नई कविता नाम का प्रचार किया और धीरे धीरे नई कविता का नाम ही अधिक प्रचलन में आ गया। नई कविता का नामकरण प्रयोगशील अज्ञे की ही देन को मानते हैं। पिछले युगों में हम देखते हैं या पिछले समय की जो प्रवृत्तियां रही हैं, उसमें हम देखते हैं कि खड़ी बोली कविता तथा छायावादी कविता को भी क्रमशः नई धारा और नई कविता कहा जाता रहा है। अतः यह नाम किसी विशिष्टता का सूचक नहीं है। जब यह अपनी किसी मौलिक विशिष्टता का परिचायक नहीं है, तो हम यह देखते हैं कि इस काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों व्यक्तिवाद एवं यथार्थवाद को ध्यान में रखते हुए इसे व्यक्तिपरक यथार्थवाद की संज्ञा देना उचित है, किंतु उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से इसे और भी संक्षिप्त रूप देने के लिए अति यथार्थवाद का भी नाम दिया गया। इस अति यथार्थवाद जो आंदोलन चला, उसका प्रवर्तन अज्ञे जी ने किया। अज्ञे जी द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ इसका प्रारंभ और आगे चल के धीरे धीरे क्रमशः अज्ञे जी का दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक भी संपादित और प्रकाशित हुआ। इन सप्तकों में सात सात कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया, इसके अंदर समाहित किया गया। अब हम ये देखते हैं कि जब यह तार सप्तक आया और कुछ न कुछ नया करने की जिज्ञासा लेकर के या कुछ नया स्थापित करने की प्रेरणा लेकर के जब हमारे सामने कुछ विचारधारा आई या विचार निरूपण होने लग गए कि हमें क्या करना है, नए को स्थापित करना है, इसी प्रयासों में अज्ञे के प्रयासों से प्रेरित होकर के नलिनी विमोचन शर्मा तथा जगदीश गुप्त भी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। अज्ञे जी की कविता में जो प्रतिमानों के प्रति जो परिवर्तन की लहर थी या जो नए प्रयोग की स्थापना का जो प्रयास था, उन्हीं प्रयासों को स्थापित करने का प्रयास नलिन विमोचन जी ने
और जगदीश गुप्ता जी ने भी किया। नलिनी विमोचन शर्मा जी ने अपने 2 साथियों केसरी कुमार और नरेश को मिलाकर नकेनवाद तीनों व्यक्तियों के नाम का प्रथम अक्षर लेकर के आधार पर इसकी स्थापना की। एक नया प्रतिमान स्थापित किया जिससे दूसरा नाम प्रपद्यवाद नाम दिया गया। प्रतिमान नए थे, विचारधारा नई थी, तो इस बात को लेकर के इन्हीं प्रतिमानों के साथ में, इसी विचारधारा के साथ में 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता शीर्षक के अनेक अर्धवार्षिक संकलन प्रकाशित करवाए, जिससे कई नए कवि जो थे वह प्रकाश में आए। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, एक आधार मिला कि कुछ नया प्रयोग किया जा सकता है साहित्य के सृजन के क्षेत्र में। इन सब बातों को देखते हुए नई कविता के विभिन्न पक्षों पर भी विचारपूर्ण सामग्री भी प्रस्तुत की। इन लोगों ने सबने मिलकर के एक ज्ञानवर्धक नई विभिन्न पक्ष लेकर के विचारपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की। ये जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, इन सबके नामकरणों को देखते हुए इनकी विचारधारा, इनके प्रतिमान, इनके जो नए दृष्टिकोण थे, उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो इन्होंने उपयुक्त विभिन्न नामकरण दिए हैं, उनमें नई कविता का नामकरण प्रयोगशील अज्ञ की देन है। इस नाम को स्वीकार कर लेने के प्रमुख रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रयोगवाद जो एक नए उपमान, नए प्रतिमान, नए जो हम बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तो नए को स्थापित करने में और पुराने को हटाने में एक संघर्ष रहता है। उस संघर्ष में नया जब अपना मूल रूप से अपने आप को स्थापित करता है, तो कुछ न कुछ उसके पक्ष और विपक्ष में हमारे सामने उसका प्रतिफल निकल कर आता है। तो पहला कारण तो हम ये मान सकते हैं कि प्रयोगवाद की बदनामी से बचने का प्रयास है। अपनी नकारात्मक मान्यताओं के कारण प्रयोगवाद प्रायः बदनाम हो गया था तथा जीवनगत एवं काव्यगत मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाला कवि प्रयोगवाद से अपने आप को दूर ही रखना चाहते थे। दूसरा कारण हम यह मान सकते हैं कि पूर्ववर्ती कवियों से विषय वस्तु और शैली की भिन्नता का द्योतन का प्रयत्न है नई कविता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नई कविता का कवि न तो प्राचीन कवियों के समान अपने आप को किसी वर्ग विशेष अथवा जीवन के पक्ष विशेष से संबंध रखना चाहता था, और न वह प्रयोगवाद की गहन निविड़ता, असमृद्ध अनुभव, खंडों की अभिव्यक्ति, भाषा के नितांत व्यक्तिक प्रयोग, अतिशय प्रयोगशीलता आदि का साग्रह ग्रहण करने वाले कवियों की पंक्ति में खड़ा होना चाहता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसा था वैसा का वैसा स्वीकार न कर पाने की वजह भी इसमें एक प्रमुख रूप से थी। उसने साधारण जीवन के वैशिष्ट्य को नहीं, उसके साधारण जीवन को ही सार्थक देने का प्रयास किया। अर्थात साधारण जीवन को ही सार्थकता दी।
नई कविता के नामकरण का यदि हम तीसरा महत्वपूर्ण कारण यदि जानना चाहें तो वह यह होगा कि सामयिक या समसामयिक युग बोध वाली कविता की प्रवृत्ति विशेष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा, जिसमें दुनिया की दौड़ में हम बहुत पीछे न रह जाएं, यह एक प्रवृत्ति मुख्य रूप से उभर कर आई। क्योंकि जहां भी परिवर्तन होता है, हम किसी भी पुरानी चीज को यदि हटाते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन जब जहां होगा वहां थोड़ा बहुत विद्रोह भी होगा। क्योंकि जो पहले से मान्यताएं परंपराएं चली आ रही हैं, एक प्रतिमान चले आ रहे हैं, प्रयोग चला आ रहा है, एक अभिव्यक्ति की, एक भाषा की जो एक धारा प्रवाहित हो रही है, उससे अलग हटकर जब हम कुछ करते हैं, जहां परिवर्तन होता है, तो हमारे मन में एक साधारण सा प्रश्न ये होता है कि भाई हम कहीं इस परिवर्तन की दौड़ में पीछे ना रह जाएं, हम कुछ नया करने से चूक ना जाएं। यह जब लालसा हमारे भीतर आ जाती है तो फिर कहीं न कुछ नए का निर्माण होता है। नई कविता मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से निर्मित हुई है। इसमें, या हम यूं कहें कि इससे पूर्व छायावादी या प्रगतिवादी काव्य की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न थी। नए कवि अनुभूत मानसिक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं और भावावेश को संयमित करके ज्ञानात्मक संवेदना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नई कविता में भावनाओं का, या यूं कहें कि जो कलात्मकता थी, उसका निर्वाह पूर्ण रूप से नहीं किया गया। एक यथार्थ का, एक व्यक्तिपरक अनुभूति का, एक नई खोज का, एक नए प्रतिमान का, एक नए बिंब का, एक नई शैली का उद्भव किया गया है, या एक उसका प्रादुर्भाव हुआ है, नई विचारधारा का, एक नए परिवर्तन का की धारा को प्रवाहित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि नई कविता का पूरा विन्यास गद्य भाषा के अधिक निकट है। नई कविता हमें साधारण मध्यम वर्गीय लोगों के व्यक्ति जीवन की झांकी मिलती है। अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि नई कविता में नए प्रतिमानों के साथ, नए बिंबों के साथ, नए शैली के साथ हमें एक मध्यम वर्गीय आम जन जो है, उस व्यक्ति के जीवन की, उसके जीवन के यथार्थ की, उसके जीवन के व्यक्तित्व की झांकी हमें वहां पर देखने को मिलती है। कवि अपनी बाह्य परिस्थितियों और अपनी मन स्थितियों से परिचित है। अर्थात कवि अपने मन की स्थितियों को भी जानता है, अपने मन के भावों को, मन के उद्वेग को भी समझता है, और साथ ही साथ वह बाहर की परिवेश की, बाहर के सामाजिक वातावरण की, बाहर के व्यक्तियों की जो मानसिकता है उसको भी वह समझ रहा है, और बाह्य पक्ष और आत्म पक्ष के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव को व्यक्त करता है। अर्थात कि कहीं न कहीं भीतर और बाहर का, अंदर और बाहर का, मन और बहिरंग का, स्व और पर का द्वंद्व दिखाई देता है, और उसी को वह अपने जहां संघर्ष होगा, जहां असमंजस होगा, जहां उहापोह होगी, वहां तनाव होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि नए कविता में इस जो बाह्य पक्ष और आत्म पक्ष, अपने भीतर का जो मन का पक्ष है, अपना व्यक्तिपरक जो दृष्टिकोण है, उसके द्वंद्व से उत्पन्न तनाव को प्रकट किया गया है, या उस तनाव को व्यक्त किया गया है।
यह तनाव कभी आत्मलोचन या आत्मालोचन के रूप में, कभी प्रकृति के विषादमय वर्णन के रूप में, कभी यह नपुंसक अहंकार का विस्फोट बनकर सामने आता है। तो कवि आस्था व प्रेम की बात करने लगता है। यही तनाव आज की कविता में व्यक्त हुआ है। यह तनाव उस समय और परिवेश की मांग है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो कविता का सृजन हुआ तो वह कहीं तो आत्मालोचन कर रहा है, कहीं वह प्रकृति का जो विषादमय रूप है उसका वर्णन करता है, कभी अपने भीतर के अहंकार का विस्फोटक रूप प्रकट करता है, कभी कभी वह इन सब के संघर्ष से जब वह उद्विग्न हो जाता है तो वो अपनी उद्विग्नता को प्रकट करता है। और यही तनाव आज जो ये कविता है उसमें अभिव्यक्त हुआ है। नई कविता समाज व सभ्यता की समस्याओं और उसके प्रश्नों के प्रति भी जागरूक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नई है तो आज जो नया है अर्थात वह वर्तमान में है, और जो वर्तमान परिवेश में परिस्थितियों में सरोकार रखेगा वह तत्काल के जो ज्वलंत प्रश्न है उसके प्रति भी जागरूक रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि नई कविता समाज व सभ्यता की समस्याओं व प्रश्नों के प्रति भी जागरूक है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रगतिवादी काव्य अपने विकास के बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था की जो भूमिका थी उसमें अप्रत्याशित रूप में समाप्त हो गया, और तब काव्य भूमि में के रिक्त स्थान में या उसके स्थान को भरने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए नई कविता को कोई विशिष्ट साधना नहीं करनी पड़ी। क्योंकि जब कोई स्थान पहले से खाली है या पहले से उसमें कुछ भी नहीं रखा गया है तो हमें उस स्थान में अपने आप को स्थापित करने के लिए या उस अपने जो अपना हमारा विचारों का जो ढांचा है या हमारी जो विचारधारा है उसको स्थापित करने में हमें ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होती है, क्योंकि वह स्थान रिक्त है, वह खाली है। किसी को हटाकर आने में या जो पुरानी प्रवृत्तियां चल रही हैं उनको हटा करके नए को स्थापित करने में कठिनाई होती है, परंतु जो स्थान रिक्त है वहां पर अपने आप को स्थापित करने में ज्यादा परेशानी या कठिनाई हमें महसूस नहीं होती है। इस प्रकार हम दे सकते हैं कि नई कविता जो स्थापित हुई वह अपनी परिस्थितियों के प्रवाह में अर्थात उस परिवेश की, उस समय की जो काव्य सृजन की एक जो धारा थी, उसकी परिस्थितियां जो थी, उसकी तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उनके प्रवाह में जैसी भी रचना बन पड़ी वह पहले तो प्रयोगवाद रचना और उसके कुछ समय पश्चात वह धीरे धीरे नई कविता के रूप में व्यवहार में अपनाई जाने लगी। और नई कविता नई आसानी से अपने आप को, क्योंकि वह नए प्रतिमान को, नए बिंबों को लेकर के, नए उपमानों को लेकर के, नई विचारधारा को लेकर के व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने उपस्थित हुई। और वह जो आम जन था, मध्यम वर्ग जो था, उसकी झांकी, उसका रूप उसमें प्रतिबिंब हो रहा था, तो वह ज्यादा नई कविता के रूप में व्यवहार में अपनाई जाने लगी। इस प्रकार नई कविता धीरे धीरे प्रयोग में आने लगी।